मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, मैं आज आपके सामने नहायत ज़रूरी मज़मून के ऊपर गुफ्तगू करने वाला हूँ। पाकिस्तान में जो मौजूदा हालात पाए जाते हैं और जो जड़ांवाला का वाक़या है, मेरी गुफ्तगू इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो का आगाज़ करूं, मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं। बराए मेहरबानी इस वीडियो को देखिए। शौकत मसीह जेड़ा कमिश्नर है आईजी साहब, उस बंदे ने इन्होंने हलाशरी क्यों नहीं दी है? जो मुल्क इस्लामी, रियासत इस्लामी, फिर कमिश्नर मसीह कादा हो सकता है? एसी साहब फिर कादे मसीह बननगे जो मुल्क इस्लामी, शहर इस्लामी का सिर्फ अकलीती बरादरी चंद लोगों के मुश्तमिल तुसी उथे एसी बना के छड़ दियो एक शौकत मसीह जैसा नामी बदकार बंदा, और फिर तुसी आखो जी वो मुअत्तल हो गया तो उनकी सजा ही खत्म है? नहीं, जिथे कुरान चलाने वाले तंगे जान के नाले में भी तंगना पड़ेगा। इस वीडियो को देखने के बाद क्या कोई शक बाकी रह जाता है कि जड़ांवाला का जो वाक़या हुआ है वो एक साजिश नहीं थी? क्या वो साजिश नहीं थी एसी के ख़िलाफ़, शौकत मसीह सिंधु के ख़िलाफ़ वो साजिश नहीं थी? इसके अलावा क्या सबूत चाहिए हमें? और ये जो मौलाना साहब गुफ्तगू कर रहे हैं, मैं इनको तो जवाब नहीं देना चाहता, लेकिन ये एक माइंड सेट है, ये एक जहन बना लिया गया है मसीहत के ख़िलाफ़ और मसीहों के ख़िलाफ़ पाकिस्तान में। और फिर बार बार याद दिलाया जाता है, मसीहों को याद दिलाया जाता है, क्योंकि मुसलमानों को ये याद नहीं कि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है। काश वाकई पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क होता। आज मैं अपनी वीडियो को दो हिस्सों में बयान करूंगा। पहला हिस्सा, क्या पाकिस्तान वाकई इस्लामी मुल्क है, और फिर दूसरा हिस्सा कि पाकिस्तान में मसीहों के ख़िलाफ़ इतनी नफ़रत क्यों पाई जाती है, इसकी वजूहात क्या हैं। आइए गुफ्तगू करते हैं कि क्या पाकिस्तान एक वाकई इस्लामी रियासत है, इस्लामी मुल्क है? काश ऐसा होता। पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत होती, पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क होता। अगर ये इस्लामी रियासत होती तो मौलवी साहब इस किस्म के बयानबाजी ना कर सकते। अगर ये इस्लामी मुल्क होती तो कोई भी इस किस्म के जो मौलाना हैं, इस किस्म के जो इस्लामी स्कॉलर्स हैं, इस कदर नफ़रत भरी तकारीर ना करके सोशल मीडिया पर जाते। मैं इन साहिबान को जो इस किस्म की तकारीर करते हैं उनको चैलेंज करता हूँ, खुदारा ये तकरीर सऊदी अरब में जाके करके दिखाएं या किसी और ऐसे मुल्क में जाके करके दिखाएं जहाँ पे इस्लामी क़वानीन नाफिज हैं। अगर आप सऊदी अरेबिया में ये गुफ्तगू करेंगे तो उसी वक्त आपको 40 करोड़ की सज़ा और 40 करोड़ की सज़ा और 10 साल कैद हो जाएगी। आप ऐसी गुफ्तगू इस्लामी निज़ाम के तहत कर नहीं सकते, आप नफ़रत फैला नहीं सकते इस्लामी निज़ाम के तहत। आप क्या साबित करना चाहते हैं कि पाकिस्तान इस्लामी रियासत है? अगर पाकिस्तान इस्लामी रियासत होती तो आज फातिमा बेटी पीर असद शाह के डेरे से मुर्दा ना पाई जाती, पीर असद शाह के डेरे से ख़वातीन को वहाँ से पुलिस ना निकाल के लेके जाती। अगर
पाकिस्तान इस्लामिक रियासत होती तो 12 साल की रिजवाना आसम जज की बीवी उसके ऊपर जुल्म ना करती। अगर पाकिस्तान इस्लामी रियासत होती तो सिंध की उम्मे रुबाब 10 साल से अपने बाप और अपने चचा के कातलों के लिए जजमेंट के लिए की मुंतजर ना रहती। अगर ये इस्लामी रियासत होती तो वहाँ पे ख़वातीन का एहतराम किया जाता, छोटे बच्चों और बच्चियों के ऊपर जुल्म ना किया जाता। तो फिर भी आप कहते हैं कि पाकिस्तान एक इस्लामिक रियासत है। काश ये इस्लामिक रियासत बन जाए, काश यहाँ पे इस्लाम के वो कवानीन जो हुजूर अकरम ने बनाए थे, जो हुजूर अकरम ने दिए थे, काश वो कवानीन राइज हो जाएं, ये एक इस्लामिक रियासत बन जाए। लेकिन ये इस्लामिक रियासत नहीं है, ये एक ऐसी खिचड़ी बनी चुकी है इस्लाम की पाकिस्तान में। मालूम नहीं होता कि पाकिस्तान में किस किस्म का इस्लाम राइज हो चुका है। अगर पाकिस्तान इस्लामिक रियासत होती तो पीस सिक्योरिटी इंडेक्स के मुताबिक औरतों के जुल्म में 167 मुल्कों में से पाकिस्तान का 164 नंबर ना होता। अगर पाकिस्तान इस्लामिक रियासत होती तो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट में 139 मुल्कों में से पाकिस्तान का 130वां नंबर ना होता। ये जो मौलाना साहब तकरीर कर रहे हैं, ये दरअसल प्रोटेक्ट करना चाहते हैं शौकत सिंधु के उन इक़दामात के खिलाफ, उन लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं जिसने मुनाफाखोर ताजरों को हाथ डाला था, और ये उनके साथ मिलके उनके गुनाह को छुपाना चाहते हैं। ये मौलाना साहब उस MPA के टुकड़ों के ऊपर पड़ रहे हैं जिन्होंने ये सारी साजिश करके शौकत सिंधु को फंसाने की कोशिश की थी। अब तो बहुत सारे सबूत सामने आ चुके हैं, बहुत सारे गवाह इस चीज़ के मौजूद हैं, वीडियो टेप्स हैं कि वह कौन से MNA या MPA थे जिन्होंने ये सारी साजिश रचाई थी इस ब्लास्फेमी लॉ की जड़ावाला में। अब तो सबूत सामने आ चुके हैं, और फिर ये लोग मीडिया में आके लोगों को सबक देते हैं पाकिस्तान इस्लामिक रियासत है। अगर ये इस्लामिक रियासत होती तो इस ईमानदार शख्स को, इस ईमानदार अफसर को जिसने मुनाफाखोरों को और मिलावट करने वालों और दूसरे मुल्क दुश्मन अनासर को ने उनको हाथ डाला था, अगर ये रियासत इस्लामिक रियासत होती तो इस अफसर को शाबाश दी जाती। लेकिन ये इस्लामिक रियासत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कानून कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पे कानून जो है वो किसी अमीर आदमी की, किसी ताकतवर इंसान की लोंडी बन के रह चुका है। आप ऐसे मुल्क को इस्लामिक रियासत कहते हैं? किसी सूरत में भी इस्लामिक रियासत पाकिस्तान नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में वो किरदार नहीं पाए जाते जो इस्लामिक रियासत में थे। पाकिस्तान में वो असूल नहीं पाए जाते जो इस्लामिक रियासत के असूल तैयार किए गए थे और दुनिया को दिए गए थे। आप किस तरीके से पाकिस्तान को इस्लामिक रियासत कह सकते हैं? किस मुंह से पाकिस्तान को इस्लामिक रियासत कहा जा सकता है? किस मुंह से ये कहा जा सकता है कि ये एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट है? किस तरीके से कहा जा सकता है कि ये रियासत जो है इस्लामिक बुनियादों के ऊपर रखी गई है? पाकिस्तान को तो दुनिया ने डीप स्टेट का टाइटल दिया है। डीप स्टेट का ये मतलब है कि हमें मालूम नहीं कि कौन से लोग जो हुकूमत कर रहे हैं, वो खुफिया अदारे पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं,
फिर आप इस्लामिक रियासत की बात करते हैं। ये जो पार्लियामेंटेरियन सिस्टम है, ये इस्लामिक रियासत में ऐसा सिस्टम नहीं होता। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है वो इस्लामिक रियासत का निज़ाम था, और वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है जिन मुल्कों में कायम है वहाँ पे निज़ाम हुकूमत इस्लामिक रियासत है। पार्लियामेंटेरियन सिस्टम किसी तरीके से भी इस्लामी निज़ाम नहीं है। अगर आपने वाकई इसको इस्लामिक रियासत बनाना है तो यहाँ पे प्रेसिडेंशियल निज़ाम लेके आए, और फिर यहाँ पे अपने पार्लियामेंट में अक़लियत को उनके हकूक़ और उनकी आबादी के मुताबिक उनको सीटें दें। अगर आप इसको इस्लामिक रियासत बनाना चाहते हैं तो इंसानी हकूक़ का ख्याल रखें, इंसानी हकूक़ के लिए कानून बनाएं, अक़लियत की प्रोटेक्शन के लिए कानून बनाए जाएं। पाकिस्तान तो जब से बना है चल ही एड्स के ऊपर रहा है, चल ही बैरूनी मुल्कों की इमदाद के ऊपर रहा है। जब भी पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा होना चाहता है तो एकदम उसकी उन लीडरों की इस काविश को बुझा के रख दिया जाता है, उनको हुकूमत से बाहर कर दिया जाता है। मैं इस वक्त डिटेल में नहीं जाऊंगा कि पाकिस्तान में सियासी निज़ाम में क्या चल रहा है, क्योंकि आज मेरा जो टॉपिक है वो सिर्फ इस्लामिक रियासत और मसीहत के ख़िलाफ़ जो इक़दाम उठाए जाते हैं पाकिस्तान में उसके ऊपर है। आइए कैसे बताऊं मैं आपको कि द डे वन, जब से पाकिस्तान बना उस वक्त से पाकिस्तान लोगों के कर्ज़ों के ऊपर, लोगों की इमदाद के ऊपर, बैरूनी मुल्कों की इमदाद के ऊपर चल रहा है। तो क्या इस्लामिक रियासत का ये मकसद है कि कर्ज़ों के ऊपर हुकूमतें बनाई जाएं? अगर आज आपको IMF कर्जा ना दे तो आप डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे। आपके मुल्क की जो माशियत है वो तबाह होकर रह जाएगी। 1960 में मैं आपको लिए चलता हूँ, जबकि अमेरिका ने US एड जिसको कहते हैं, उसने पाकिस्तान को कितने प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे दिए आप सोच भी नहीं सकते। US एड वो इमदाद है जो US दूसरे ममालिक को देता है, और ख़ासकर पाकिस्तानी ममालिक पाकिस्तान को दिए। वो एड कहाँ से आती है, वो पैसा कहाँ से आता है? वो पैसा जो है वो हमारे टैक्सों का पैसा है, वो मसीहों के टैक्सों का पैसा है जो पाकिस्तान को दिया गया और आज भी पाकिस्तान को दिया जा रहा है। यूरोपियन यूनियन पाकिस्तान को पैसा देती है, इंग्लैंड की हुकूमत पाकिस्तान को पैसा देती है, मगरबी ममालिक पाकिस्तान को पैसा देते हैं, फ्रांस पाकिस्तान को पैसा देता है, और बहुत से जर्मनी पाकिस्तान को पैसा देता है। ये वो पैसा है जो मसीहों की कमाई से लिया जाता है। हम टैक्स अदा करते हैं जो बैरून मुल्क में रहते हैं, और फिर ये पैसा पाकिस्तान जैसे मुल्कों को दिया जाता है ताकि वहाँ की आवाम जो है उनको सहूलतें मुहैया की जा सकें। आपने अयूब खान के दौर में पाकिस्तान में ग्रीन रेवोल्यूशन का सुना होगा। इस ग्रीन रेवोल्यूशन के ज़रिए आपका तरबेला डैम बना। इस ग्रीन रेवोल्यूशन के ज़रिए US एड के ज़रिए आपका मंगला डैम बना। सिंध में बिजली की बहाली का काम किया गया। बहुत से प्रोजेक्ट पाइपलाइन में हैं। लम्स यूनिवर्सिटी का क्याम हुआ। फर्टिलाइजर्स के लिए इन्वेस्ट किया गया, और फिर इरिगेशन की इम्प्रूवमेंट का काम किया गया। वाटर मैनेजमेंट का काम शुरू किया गया, जिसमें मंगला, तरबेला और गोमल डैम की रिकंस्ट्रक्शन थी। अंडर ग्रीन रेवोल्यूशन पाकिस्तान को 1960 में $1 बिलियन दिए गए। आज आप जो बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, आज जो आप पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, और जिस पानी से आज खुराक उगाई जा रही है, और खुराक जो है वो आप जैसे मौलाना खा रहे हैं, ये खुराक आपको कहाँ से मुहैया हुई? उस ग्रीन रेवोल्यूशन से पाकिस्तान के खेत हरे भरे हो गए। उस ग्रीन रेवोल्यूशन से पाकिस्तान ने कपास उगाई, पाकिस्तान ने चावल उगाया, पाकिस्तान ने गंदम उगाई,
और फिर वो बाहर के मुल्कों को ट्रेड की गई। वो पैसा, याद रखिए, वो पैसा कहाँ से आता था, कहाँ से आया था? वो उन मसीहों का टैक्स मनी था जो आप तक पहुंचा। और आप जिसको इस्लामी मुल्क कह रहे हैं, मैं यहाँ पे इन जनरल इस्लामी मुल्क की मुखालफत नहीं कर रहा। मैं पाकिस्तान में जो निज़ाम कायम है और जिसको पाकिस्तानी मौलवी जो हैं वो इस्लामी निज़ाम कहते हैं, इस्लामी मुल्क कहते हैं, उसकी बात बता रहा हूँ। किसी लिहाज से पाकिस्तान का मुल्क जो है वो इस्लामी नहीं है। क्या नाम रख देने से कोई मुल्क इस्लामी बन जाता है? और ये प्रोजेक्ट्स की एक लंबी लिस्ट है, एक लंबी लिस्ट है। इसके ऊपर 40-50 सफ़ों की लंबी लिस्ट है जो कि पाकिस्तान को पैसे दिए गए। और ज़रा आप पाकिस्तान का इरिगेशन सिस्टम तो देखें, पाकिस्तान का रेलवे सिस्टम तो देखें, किन लोगों ने ये बनाए हैं, कौन से वो आपके जो इस्लामी कॉन्ट्रैक्टर थे जिन्होंने बनाए हैं। ये सब के सब क्रिश्चियन और यहूदी प्रोजेक्ट्स कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिन्होंने बनाए हैं। जोर इंजीनियरिंग कंपनी, मैकडोनल्ड इंजीनियरिंग कंपनी, एशियन डेवलपमेंट बैंक का पैसा इरिगेशन सिस्टम के लिए $200 मिलियन अभी पाकिस्तान ने वसूल किए हैं। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान के साथ एक एग्रीमेंट किया $1.3 मिलियन का, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में बहुत से प्रोजेक्ट कायम हुए। स्टील मिल जो था US एड के ऊपर बनी। और फिर ह्यूमैनिटेरियन एड जो है वो पाकिस्तान को जब दी जाती है, आपके अभी ही रिसेंटली ही सैलाब ज़दगान के 93 मिलियन यूरो दिए गए। USA ने $320 मिलियन की मदद की आपके रिहैबिलिटेशन के लिए। आपका मुल्क अगर इस्लामी मुल्क होता तो ये जो पैसा था ये उन लोगों तक पहुंचता, उन लोगों तक जाता, उन लोगों की बहाली होती। लेकिन वो मुल्क इस्लामी मुल्क नहीं हो सकता जहाँ करप्शन अरूज के ऊपर हो और आपके वो जो करप्ट लीडर हैं उनका नाम टॉप लिस्ट के ऊपर हो, उनका नाम पिछले 10 साल से नंबर 1 के ऊपर आ रहा है। आप इसको इस्लामी मुल्क कहते हैं? किसी सूरत में ये इस्लामी मुल्क नहीं है। बराए मेहरबानी इस्लामी ममालिक या इस्लामी सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है उसको बदनाम न करें। वो एक बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट था हुजूर अकरम ने जो दिया, जो खुलफाए राशिदीन ने दिया। वो ये कहते थे कि हमारे यहाँ कोई भी गरीब रात को भूखा ना सोए। आज आपके यहाँ क्या हो रहा है? औरतों की इज्जतें लूटी जा रही हैं, बच्चियों को अगवा करके उनके साथ क्या क्या सलूक किए जाते हैं। एवरी डे हम अखबारों में पढ़ते हैं कि मदारस में क्या हो रहा है। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता। क्या हो रहा है पाकिस्तान में औरतों के साथ, क्या हो रहा है पाकिस्तान में अक़लियतों के साथ, क्या ज़ालिम ढाए जा रहे हैं पाकिस्तान में उन लोगों के साथ जो गरीब हैं, जो ताकतवर नहीं हैं। मैंने बहुत सी मिसालें दी आपको। तो इस लिहाज से इस सिस्टम के तहत आप कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है? आपके नारों में, आपके तकरीरों में तो ये बात आ सकती है, आप तकरीरों में ये ढिंढोरा तो पीट सकते हो, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। काश पाकिस्तान इस्लामिक रियासत होता। आइए मैं आज आपको उन लोगों के नाम बताऊं जिन्होंने इस्लामिक रियासत का निज़ाम जो है उसके ऊपर बहुत सी किताबें लिखी हैं। उन्होंने उस निज़ाम की खसूसियात बताई हैं। उनमें से मोहम्मद रशीद रिदा बहुत मशहूर स्कॉलर थे जिन्होंने इस्लामिक निज़ाम या इस्लामिक कंट्री या इस्लामिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस के ऊपर किताबें लिखी हैं। बराए मेहरबानी उनको पढ़िए। आपके अपने मुल्क के मदूदी साहब हैं, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है इस्लामिक सिस्टम का। बराए मेहरबानी उनकी किताबों को पढ़िए। सैयद कुतुब की किताबों को पढ़िए जिन्होंने 1906 से 1949 तक इस्लामिक रियासत की हदूद कायम की हैं। इन सारी किताबों में
इस्लामिक रियासत एक फिलाही रियासत है। इस्लामिक रियासत गरीबों की मदद करने की रियासत है। इस्लामिक रियासत हुकूमत करने वाली रियासत नहीं है। इस्लामिक रियासत के अंदर सबसे ज्यादा जो जोर दिया गया है, रशीद रिदा ने जोर दिया है, सैयद कुतुब ने, मौलाना मौदूदी ने जोर दिया है, सोशल जस्टिस के ऊपर जोर दिया है। जिस मुल्क में सोशल जस्टिस नहीं, वो किसी तरीके से अपने आप को इस्लामिक रियासत नहीं कह सकता। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ इस्लामिक रियासत का तस्वर जो था। द स्कॉलर्स formulated a framework of human rights based upon Quranic teaching and social justice. The inheriting justification of human being is that it is God's representative on the earth. इस्लामिक रियासत में इंसान जो है वो खुदा का नायब है, और फिर उस खुदा का नायब है जिसने सारे इंसानों को इक्वल पैदा किया है। ये है इस्लामिक रियासत में इंसानों का किरदार। यहाँ हर एक इंसान जो खुदा ने पैदा किया है वो बराबर का है। पाकिस्तान में कहाँ बराबरी मिली? पाकिस्तान में अक़लियतों को कहाँ बराबरी मिली? पाकिस्तान में अक़लियतों के ऊपर जुल्म हुए। मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा कि कहाँ कहाँ जुल्म हुए। तो ये कॉन्सेप्ट बराए मेहरबानी इस्लामिक रियासत के कॉन्सेप्ट का जो है, इसको पाकिस्तान के साथ ना जोड़ें। किसी सूरत में भी आपका कानून इस्लामिक नहीं है, आपका पार्लियामेंटेरियन सिस्टम इस्लामिक नहीं है, आपका जुडिशल सिस्टम इस्लामिक नहीं है। अगर जुडिशल सिस्टम इस्लामिक होता तो पाकिस्तान सर फहरिस्त होता 139 मुल्कों में। लेकिन पाकिस्तान पीस एंड ह्यूमन राइट्स का जो प्रोजेक्ट है उसमें 130 नंबर के ऊपर है। जजेस बिकते हैं, अमन कानून बिकता है, तो फिर आप इसको इस्लामिक रियासत कहते हैं। और इस्लामिक रियासत में तमाम इंसान एक ख़ानदान से तल्लुक़ रखते हैं जो अल्लाह के ताइब हुए हैं और मुत्तहिद हैं। ख़ानदान की तश्कील नस्ल, रंग, ज़ुबान, अक़ीदे, जिन्स और मज़हब और सियासी वाबस्तगी से इनका इम्तियाज़ नहीं किया जा सकता। ये था कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लामिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, और जिसकी गारंटी जो थी वो शरीयत ने दी थी। लेकिन पाकिस्तान में कहाँ वो शरी निज़ाम है जो ह्यूमन राइट्स की गारंटी देता है? पाकिस्तान में कहाँ है वो कानून? पाकिस्तान में आज मजदूर जो है वो भूखा सोता है। पाकिस्तान में आज कारोबार का ये आलम है कि आपको मिलावट की हुई चीज़ें मिलती हैं। यहाँ तक कि लाइफ सेविंग ड्रग्स के अंदर मिलावट है, यहाँ तक कि बच्चों के दूध के अंदर मिलावट है। पाकिस्तान में आपके बच्चों को असली दूध नहीं मिल रहा, ज़िंदगी बचाने के लिए असली दवाएं नहीं मिल रही। पाकिस्तान में करप्शन इस हद तक है कि आप किसी दफ्तर में चले जाएं, जब तक आप उसके नीचे पहिया नहीं लगाएंगे फाइल आगे नहीं चलती। और यहाँ पर यह कहा जाता है कि अगर आपका मुकदमा किसी अदालत में है तो आपको वकील कराने की ज़रूरत नहीं, आप जज करवा लें। ये कॉन्सेप्ट इस्लामिक रियासत का है। पाकिस्तान को डीप स्टेट क्यों कहा जाता है पूरी दुनिया में? हिलरी क्लिंटन ने अपने इंटरव्यू में जब उससे पूछा गया कि डीप स्टेट क्या होती है, तो उसने कहा जैसा पाकिस्तान है। आपको डीप स्टेट का टाइटल दुनिया देती है, आप ये अपनी तकरीरों में कहते हैं कि पाकिस्तान एक इस्लामिक रियासत है। बराए मेहरबानी इस गुबार को अपने ज़हन से निकाल दीजिएगा। जब तक आप मुल्क के अंदर ऑनेस्टी, मुल्क के अंदर ह्यूमन राइट्स नहीं लेके आएंगे, वीमेन राइट्स नहीं लेके आएंगे, वुमेन कानून की इजारादारी यहाँ पे नहीं होगी, इंसाफ बिकेगा नहीं। इंसाफ लोगों
की दहलीज के ऊपर दिया जाएगा। मैं आपको इंसाफ की एक मिसाल देता हूँ, शायद वो यहाँ इस गुफ्तगू रेलेवेंट ना हो, लेकिन जब पंजाब में सिखों की हुकूमत थी तो वहाँ पे खड़क सिंह, एक दफ़ा उसको जज लगा दिया गया। खड़क सिंह की अदालत में एक मुकदमा पेश हुआ, एक औरत पेश हुई, उसने कहा कि मेरे खावंद को ये जो 3 लोग हैं इन्होंने मारा है, इन्होंने कत्ल किया है। खड़क सिंह ने गौर से उन तीनों की तरफ देखा और फिर इस औरत की तरफ देखा और फिर वहाँ पे एक काले कोट में एक आदमी को खड़े देखा। खड़क सिंह ने पूछा कि ये कौन है? तो उसके मुंशी ने कहा कि ये जो कातिल हैं इनका वकील है। खड़क सिंह ने उसका कहा तुम भी जाओ और उन तीनों के साथ खड़े हो जाओ। खड़क सिंह ने वहीं पे इंसाफ किया और चारों को सजाए मौत दे दी। आज आपका कानून जो है वो जालिम के साथ है, जालिम को प्रोटेक्ट करता है। आज आपका कानून जो है वो मजलूम की तरफ नहीं है। दुनिया का हर कानून जो है वो मजलूम की तरफ होता है, लेकिन आपका कानून जालिम की तरफ है। रिसेंटली आज ही मैंने अखबार में पढ़ा कि रानीपुर में क्या हुआ। सैयद साहब हैं, कोई पीर साहब हैं, पीर असद है उनका नाम, उनके घर से कनीज़ों को बरामद किया गया, उनके घर से फातिमा की लाश को बरामद किया गया, उनके घर से ड्रग्स को बरामद किया गया। ये है निज़ाम जिसको आप इस्लामिक रियासत कहते हैं। आपको कोई ख्याल नहीं आता कि आप किस मुंह से इस्लामिक रियासत का नाम लेते हैं। हुजूर अकरम ने यह कॉन्सेप्ट नहीं दिया था, खुलफाए राशिदीन ने यह कॉन्सेप्ट नहीं दिया था इस्लामिक रियासत का। इस्लामिक रियासत हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, वो जाके अक़वाम मुत्तहिदा में जाके तकरीर करते हैं, मदीना की रियासत का बयान करते हैं, लेकिन अपने मुल्क में उन्होंने ह्यूमन राइट्स के लिए कोई कदम उठाया? वो वहाँ पे जाके ये तकरीर करते हैं कि बराए मेहरबानी जो चार्टर है, जो ह्यूमन राइट्स का जो चार्टर है जिसके ऊपर सारे मुल्कों ने साइन किए गए हैं, वो कहते हैं कि इसको ख़त्म कर दो और वो जो मदीना की रियासत है उसका कानून नाफिज कर दो। भाई उस चार्टर में, ह्यूमन राइट्स के उस चार्टर में वो सारे निकात, 25 निकात मौजूद हैं जो इस्लामिक रियासत में मौजूद थे। लेकिन जाके अक़वाम मुत्तहिदा में ये प्रोपेगेंडा करना कि मैं तो जी मदीना रियासत का कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ, ये कॉन्सेप्ट आप उस वक्त तक लोगों को नहीं दिखा सकते, उस वक्त तक आप इनका प्रचार नहीं कर सकते जब तक आप इनको अपने मुल्क में नाफिज न करेंगे। और फिर मसीहों के खिलाफ इतना प्रोपेगेंडा मसीहों के खिलाफ कि जी ये इन्फिडल्स हैं, ये काफिर हैं। हुजूर अकरम ने कब मसीहों को काफिर कहा था? खुलफाए राशिदीन ने कब मसीहों को काफिर कहा था? उनको तो नासरीन कहा जाता था, नाजरीन कहा जाता था, उनको कब काफिर कहा जाता था? लेकिन आपने उनको कुफार कह दिया। आपने ये कह दिया कि बाइबल तब्दील हो गई, ये मंसूब हो गई, ये मनसूख हो गई, ये तब्दील हो गई। क्या आपने कभी कोई सबूत दिया कि बाइबल तब्दील हो गई? किसी ने कोई सबूत दिया? कहाँ है आपके पास सबूत? मसीहों के पास सबूत मौजूद हैं कि जब से ये बाइबल लिखी गई उस वक्त के ट्रांसक्रिप्ट मौजूद हैं, उस वक्त के ट्रांसक्रिप्ट, ओल्ड टेस्टामेंट के ट्रांसक्रिप्ट मौजूद हैं। डेड सी स्क्रोल्स तो आप उठा के देख लीजिएगा, आप वो ट्रांसक्रिप्ट तो देख लें जो इटली रोम की लाइब्रेरी में महफूज हैं। आपने कोई रिसर्च नहीं की, आपने सिर्फ सुनाई बातों के ऊपर कह दिया। और फिर वो असेंबली में एक साहब कह रहे हैं कि जी बाइबल तब्दील हो चुकी है, और किसी की ये जुर्रत नहीं हुई कि इनको ये कह सके कि आप ये बयान असेंबली में ना दें। इसलिए कि आप खुद, हुकूमत खुद ऐसे नज़रियात को प्रमोट करती है कि मसीहत और मसीही पाकिस्तान में जो है वो कमतर हैं,
ठीक है, मसीही इकोनॉमिकली कमतर तो हैं, लेकिन क्या गरीब आदमी इंसान नहीं? क्या गरीब आदमी का रहना इस्लामिक रियासत में जुर्म है? आप फरोग देते हैं खुद ऐसे नजरियात को। और फिर पाकिस्तान में आप मसीहियों की खिदमत को तो देखें, पोलियो के कतरे तक आपके जो है वो यूनिसेफ आपको मुहैया कर रही है। पोलियो के कतरे इसलिए मुहैया कर रही है यूनिसेफ, इसलिए कि आपके बच्चे अपाहज ना हो जाएं, पाकिस्तान के बच्चे अपाहज ना हो जाएं। और ये जिम्मेदारी किसने उठाई है? यूनिसेफ ने उठाई है। और यूनिसेफ को चंदा कौन देते हैं? यूरोपियन यूनियन देती है। यूनिसेफ को चंदा यूएस एड देती है। यूरोपियन को चंदा यूके की गवर्नमेंट देती है। यूनिसेफ को चंदा जो है वो इटली देता है, फ्रांस देता है, जर्मनी देता है। और ये चंदा मसीही जो है उनके टैक्स में से काटा जाता है और फिर ये आप तक पहुंचाया जाता है। 4 सितंबर 2022 में 32 मेट्रिक टन लाइफ सेविंग ड्रग्स जो है यूनिसेफ ने आपको दी। सैलाब के बाद 32 मेट्रिक टन जो है आपको इमदाद दी गई। और आप उन्हीं लोगों को इनफिडल कहते हैं, आप उन्हीं लोगों को काफर कहते हैं, आप उन्हीं लोगों के खिलाफ जो है वो प्रोपेगेंडा करते हैं, आप उन्हीं लोगों को कहते हैं कि ये नामूसे रसालत करते हैं। कुछ ख्याल कीजिएगा बराए मेहरबानी, कुछ ख्याल कीजिएगा। जिन मसीहों ने पाकिस्तान में कुर्बानियाँ दी उनकी कुर्बानियों को नज़रअंदाज मत कीजिएगा। बहुत से ऐसे पायलट हैं जिनकी आप लाइफ हिस्ट्री या उनकी किताबें पढ़ के देखें, उन्होंने किस तरीके से 65 की जंग और 71 की जंग में कुर्बानियाँ दी। आप उन कुर्बानियों को भूल जाते हैं। आप एक शौकत सिंधु ईमानदार अफसर जो जड़ावाला में आया, आपने उसको कह दिया कि इसने शरारत की है। आपके यहाँ ईमानदार अफसर की कोई कीमत नहीं, आपके यहाँ उस अफसर की कीमत है। वो अफसर अच्छा है जो कि मुनाफाखोरों के साथ मिल जाए, वो अफसर अच्छा है जो कि खजाना ज़ख़ीरा करने वाले लोगों के साथ मिल जाए। आपके लिए वो अफसर अच्छा है जो कि बेईमानों के साथ गठजोड़ कर ले। शौकत सिंधु जैसे अफसर आपके मुल्क के शायान शान नहीं। बराए मेहरबानी इन चीज़ों को गौर से समझें, इन चीज़ों को गौर से देखें कि आप कहाँ पर खड़े होके अपने मुल्क को दुनिया के सामने बदनाम कर रहे हैं। कोई आपकी ये बात सुनने के ऊपर राज़ी नहीं है। आप जितना मर्जी बड़ी बड़ी ऊंची आवाज़ में लाउड स्पीकर के ऊपर क्या क्या चीखते रहें कि पाकिस्तान एक इस्लामिक रियासत है, कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए कि आपके जराइम की जो लिस्ट है, रोज़ बरोज़ की जो लिस्ट है, वो इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स के अंदर रिकॉर्ड होती है। एक एक जो आप अक़लियत के ख़िलाफ़ जुर्म करते हो उसका रिकॉर्ड रखा जा रहा है। और फिर जो भी लीडर जो है, नया लीडर आता है, उन रिपोर्ट्स को पढ़ता है और फिर उनको पता चलता है कि किस तरीके से पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। बराए मेहरबानी, पाकिस्तान खूबसूरत मुल्क है, पाकिस्तान नहायत उम्दा मुल्क है, यहाँ के रहने वाले लोग नहायत अच्छे हैं, उनको गुमराह ना करें। उनको मदरसों की जो तालीम है उनके ऊपर ना छोड़ दें, उनको अच्छी तालीम हासिल करने दें, उनको ह्यूमन राइट्स के मुतल्लिक़ सोचने दें, उनको एक अच्छा शहरी बनाएं, उनको इन चीज़ों के पीछे ना लगाएं कि यहाँ में जो अक़लियत, जो मसीही अक़लियत जो बस्ती है वो काफिर है, वो चूड़े हैं, वो ईसाई हैं। आप बराए मेहरबानी खुद कमतरी का शिकार हो चुके हुए हैं। आपको पता नहीं कि आप क्या कह रहे हैं, आप किससे गुफ्तगू कर रहे हैं। जितना मर्जी आप प्रोपेगेंडा कर लें, लेकिन जो चीज़ें छुपने वाली नहीं, आप उनको नहीं छुपा सकते।
थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे। बड़ा मेहरबानी, मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।